चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल या एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम आपके समक्ष आज कुछ आर्टिकल्स लेकर के आए हैं जिसका सोर्स द हिंदू है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्या है, श्रम कानूनों से लेकर के है। श्रम अधिकार क्या होते हैं? अभी 2025 में श्रम कानून या श्रम संहिता आई थी। 3 प्रकार की श्रम संहिताएं आई थी। तो वहीं पर मनरेगा जो हमारी एक योजना थी जो ग्राम स्तर पर, एक ग्राम पंचायती स्तर पर रोजगार मुहैया करवाती थी। तो ये उस बात को ना लेकर के ये क्या कहता है कि अगर हमारा औद्योगिकरण हुआ, पहली बात करता है औद्योगिकरण हुआ तो उद्योगों की परिभाषा क्या है, किन्हें हम उद्योग कहेंगे, किन्हें हम कंपनी कहेंगे, कंपनी एक्ट के तहत कौन कौन रजिस्टर्ड होगा और कौन उद्योग की श्रेणी में आएगा। तो इसी को लेकर के 1984 में एक केस हुआ था। उसी के जजमेंटल की अगर हम बात करते हैं क्रमवार, तो 1978 में क्या हुआ था कि सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बनाम राजप्पा जो काम मामला था, जिसे हम क्या कहते हैं, BWSSB। तो 1978 के खास तौर पर तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें उद्योग की परिभाषा डिसाइड की गई थी और इसके लिए क्या तय किया गया था कि कोई एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी कि ID एक्ट 1947 की जो धारा है 2J के तहत उद्योग को परिभाषित किया गया था। और रेफरेंस में एक छोटा सा इतिहास है। अगर हम अगले केस की बात करते हैं तो अगला केस है हमारा, जिसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ यूपी बनाम जयवीर सिंह। दोस्तों, ये 7 जजों का केस था। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, 5 जजों की जो पीठ थी वो इस फैसले को कहाँ दे देती है, 7 जजों के पास भेज देती है। दोबारा क्या होता है, 7 जजों की बेंच पुनः इस मामले को 2007 में 9 जजों के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, बात 16 फरवरी 2026 को जब 9 जजों की बेंच, जजों की संवैधानिक बेंच ने BWSSB को टेस्ट कितना सही है या कितना गलत है इसकी जांच की बात की। तो होता क्या है, 1982 में एक संशोधन किया जाता है और उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यानी IRC को समाप्त कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी धारा ID एक्ट 1947 की धारा 2J थी, वह इसके जो उद्योग की परिभाषा डिफाइन करती थी, इससे बाहर हो जाती है। और क्या होता है, और यहाँ से ये सवाल के बाहर हो जाता है, जिससे मामला फिर से वहीं का वहीं पेचीदा हो जाता है। जब सवाल तैयार हुए तब क्या होता है, IRC 2020 में को 21 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया गया और ID एक्ट 1947 की धारा रद्द कर दिया गया। इससे क्या होता है, रेफरेंस असरदार तरीके से बेकार हो जाता है और 9 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई जारी रखी। होता क्या है कि जो हमारे न्यायमूर्ति D दत्ता, न्यायमूर्ति U भूयान ने कहा कि रेफरेंस के लिए किसी जवाब की ज़रूरी नहीं है। वहीं जस्टिस BB नागारत्ना ने कहा कि गैर जरूरी और सिर्फ एकेडमिक पाया। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि रेफरेंस के लिए डेफिनेशन इंडस्ट्री की एक ऑथेंटिक व्याख्या जरूरी थी, लेकिन उस प्रोविज़न को ही रद्द कर देने से यह गैर कानूनी हो जाता है। तो इससे क्या हुआ,
हमारे मामले पे एक नई उद्योग की परिभाषा डिफाइन करने में फिर से एक नई चुनौती दी आ गई। वहीं पर जो उस समय हमारे 4 जजों की पीठ की में जो CGI का यह मानना था कि भले ही BWSSB द्वारा तय किए गए जो ट्रिपल टेस्ट को फिर से बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे ट्रिपल टेस्ट के बदलाव को सिर्फ काल्पनिक बताया और क्या कहा कि साफ तौर कहा कि यह किसी पेंडिंग केस पर लागू नहीं होगा, अर्थात ID एक्ट रद्द कर दिया गया है और इसके तहत भविष्य में भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 4 जजों द्वारा बनाया गया ये जो ट्रिपल टेस्ट था, इसे क्या हुआ, पेंडिंग जो झगड़े थे उसमें बदलाव नहीं होगा और BWSSB फ्रेमवर्क के तहत आगे जारी रहेंगे और 1947 की धारा 2J के तहत जो उद्योग की परिभाषा डिफाइन की गई थी वह रद्द कर दी गई। फिर हुआ कि बात आती है 16 फरवरी 2026 को। इस दिन क्या होता है दोस्तों कि 4 सवाल फिर से ID एक्ट 1947 की धारा 2J से जुड़े हुए आए। उसने क्या कहा कि ये जो IRC सेक्शन 2P के तहत का मतलब कोर्ट के सामने नहीं था। आगे अगर हम बात करते हैं इसी जज में, तो उन्होंने कहा कि IRC एक स्वतंत्र कानून है और इसकी व्याख्या अपनी शर्तों के अनुसार ही की जानी चाहिए। आगे कहते हैं कि जो हमारे जस्टिस नरसिम्हा सिंह थे, ये कहते हैं कि यह पक्का करना जरूरी है कि IRC के तहत इंडस्ट्री की परिभाषा क्या होनी चाहिए। यह विवाद फिर से उत्पन्न हो गया जब ID एक्ट 1947 की धारा 2J को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत IRC के तहत इंडस्ट्री की परिभाषा फिर से डिफाइन की गई और इसमें क्या किया गया, IRC एक्ट की धारा 2P के तहत इस मामले को सीधे तौर पे न कह के इनडायरेक्टली परिभाषित किया गया और उद्योग की व्याख्या में BWS के बाद विकसित हुई रिच जुडिशरी की रोशनी में समझना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों BSS एक महत्वपूर्ण गहरा धागा बनता जा रहा है कि फैसले को लेकर के एक चिंता जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस चिंता की वजह से यह रेफरेंस बना है कि 2005 का एक केस है। केस क्या है, जय वीर सिंह की 5 जजों की बेंच ने क्या उठाया मामला कि यह देखते हुए कि वर्कर्स ओरिएंटेड अप्रोच इंडस्ट्री के मालिक या मालिकों के हितों को नज़रअंदाज करता है या नहीं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बुजुर्गा सर्वहारा की जो व्याख्याएं आई थी हमारे सामने, जिसमें कहा गया था कि ए मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ें उस समय से हमारे आज़ादी के दौर से लेके आज तक ही श्रमिकों के शोषण को लेकर के और उद्योगों की परिभाषा को लेकर के यह एक चर्चा फिर से बनी हुई है। इसमें जो हमारे न्यायमूर्ति नरसिम्हा सिंह है, उन्होंने इस पे विरोध पे कहा कि IRC 2020 के तहत उद्योग की व्याख्या BWSSB में अनुपात के बंधन से मुक्त होनी चाहिए। अनुपात के बंधन का मतलब ये है कि मान लो कि उसमें ये लिखा हुआ है कि 60% निजी भागीदारी होने पर उसमें CSR 2%, अगर लाभ होता है कंपनी को तो उसमें 1% तथा कार्य योग्य दशाएं के लिए उचित दशाएं हैं या नहीं, तथा औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों का कितना प्रतिशत अनुपात है। तो इस पर प्रकाश में यह पहचानना आवश्यक है कि BWSSB का कौन सा बोझ या चिंता का कारण बनता है। कैपिटल और लेबर के बीच या उनकी मोल भाव करने की ताकत में असंतुलन की वजह से कोई बहस नहीं हो सकती। जस्टिस बागची इसे पहचानते हुए कहते हैं कि जब वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मजदूर शायद ही कभी
मोल भाव के क्षेत्र में आता हो। हालांकि मजदूर को हालांकि अगर हम मजदूरों के अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 23, 46, 39A, 39B, 39C, 39 और 42 में मजदूरों के अधिकारों की बात तो की गई है। तो वहीं क्या कहते हैं कि संविधान ने इसे क्या कर दिया, आर्टिकल 42 में क्या कहते हैं, राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं, जो हमारा भाग 4 में डीपीएसपी है, सुनिश्चित करना आवश्यक है। वहीं जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 की बात की गई है, उसमें क्या कहा कि मनुष्यों के साथ अत्याचार, बेगार, जबरन श्रम या मजदूरी अवैध है, इसे रोका जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा आवश्यक है और बस अपना रूप बदल चुकी है। दोस्तों, लेबर कानून जो हमारे 2025 में आए हैं ने एक बहुत असंतुलन को पहचाना और थोड़ी बहुत सुरक्षा पक्की करने की कोशिश की है, लेकिन यह मजदूरों के हक को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयर की तरह झुके असंतुलन के खिलाफ एक चेक है। यह बात इतनी मामूली और सुरक्षा को मजदूरों के हक को बताया गया है, सुरक्षा के बारे में कम और इसके बारे में ज़्यादा बताती है कि दुर्भाग्यवश श्रमिक कैसे उद्योगपतियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, जबकि बिना वजह बताए नौकरी से निकालने की जो आज़ादी आम बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन वजह बताने की ज़रूरत को बोझ कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा, संविधान की सभा की डिबेट के समय चेतावनी के तौर पे कहा है कि राज्य के कंट्रोल से आज़ादी प्राइवेट एम्प्लॉयर की तानाशाही का दूसरा नाम है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में लिखा हुआ है कि संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना चाहिए तथा संसाधनों का संकेंद्रण पर रोक लगाना चाहिए, जो कि यह सीधे तौर पे बताता है कि हमें हर एक परिस्थिति में मजदूर, श्रमिक तथा उद्योगपति के बीच जो एक असंतुलन बना बैठा है, इसको रोकना चाहिए। आगे बात करते हैं हम कि 13 जजों की एक जो हमारी संविधान पीठ थी, 1973 का केरल का एक मामला है जिसमें केशवानंद भारती केस, उसमें कहा गया कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है यह क्या है, यह मूल ढांचा है और मालिक और काम करने के बीच की बुनियादी गैर बराबरी 1947 से कम नहीं हुई। असल अगर हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जैसी पॉलिसियाँ इसे और बढ़ा रही हैं। वहीं भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक न्याय का नज़रिया अब कम नहीं बल्कि सुरक्षा की मांग की बात करता है। अगर हम बात करते हैं लेबर राइट्स का मुद्दा, आईडी एक्ट 1947 की धारा 2J इंडस्ट्रियल शांति बनाए रखने के लिए बेसिक सुरक्षा और झगड़ों का फैसला करने के लिए एक फोरम देता है, जहां लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इस फैसले करने के लिए बड़े हथियार दिए गए हैं। दोस्तों, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो सरकार क्या करती है, सरकार, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं तो हम चाणक्य की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जब किसी भी देश में अर्थनीति देश की राजनीति को डिसाइड करने लगती है तो वहाँ पर श्रमिकों, मध्य वर्ग तथा बुजुर्गों के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल होता चला जा रहा है, जिससे श्रमिकों, निम्न वर्ग तथा विकास की अंतिम पायदान पे खड़े इंसान का शोषण और दोहन होता जा रहा है। इसी को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो हायर जुडिशरी है वह क्या करती है, वैकल्पिक ऑप्शन उत्पन्न करती है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 223A में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बात की गई है, उसी में ट्रिब्यूनल शब्द भी आता है तथा लेबर कोड, फास्ट टैक्स आदि का गठन की बात की गई है। यहीं पर इंडस्ट्री की इसकी परिभाषा से बाहर होना, उस समय के काम सुरक्षा और उससे बेहतर मौजूदा इलाज से बाहर होना चाहिए। BWSS की जो 1978 की इंडस्ट्री की परिभाषा का यह महत्व पक्का करने में था
कि सुरक्षा उन सभी तरह के उन सभी तक पहुँचे जहाँ एक्ट कवर करने के लिए बनाया गया है, ना सिर्फ वर्कर्स को एकमात्र रास्ते से बाहर रखा जाने के लिए उन्हें दिया जाना चाहिए। वहीं पर इंडस्ट्रियल शांति के एक बड़े मकसद को देखते हुए BWSSB के मतलब को बोझ समझने की कोई वजह नहीं थी, बल्कि यह एक ठीक वही कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ID एक्ट 1947 को रद्द कर दिया गया है और ISC उसकी जगह ले रहा है, इसलिए संविधान में न्याय या सामाजिक न्याय जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है में पुनः वापस जाना एक बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे यह तय करना होता है कि कौन कानून के दायरे में है और कौन कानून से बाहर है। दोस्तों, अगली हमारी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हमारी बेरोजगारी को लेकर के है। दोस्तों, बेरोजगारी आजकल हम देखते हैं कि हर एक 5 लड़कों में हर एक लड़का बेरोजगार है। बेरोजगारी दोस्तों एक तो नॉर्मल होती है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग क्या कहता है कि भारत में इस समय लगभग 9.8 करोड़ लड़के ऐसे हैं जो कि ना तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं ना रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वहीं पर बात करता हूँ तो जो बेरोजगारी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में CJP बनाम BJP नीट मामला आपके सामने देखने को मिला है। वहीं पर संविधान ने एक आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय की बात की है, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने अपनी अभी तक जो उसमें FIR में दर्ज किए गए लोग थे उनकी FIR नहीं बनाई है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं, कहता क्या है, युवा बेरोजगारी को समाप्त करो, हमारा भविष्य हमारी रोजगारी है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद लड़का ही नहीं इसका शिकार हो रहा, बल्कि उसे यहाँ पर रखने के लिए जिस परिवार या फैमिली ही पूरी ही उस पर डिपेंड होती है। इसी को लेकर के हमारी जो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है गार्गी श्रीधरन और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैदराबाद तकनीकी के वासिद अब्दुल्ला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका यह लेख है कि सच तो यह है कि युवा बेरोजगारी का घरेलू खर्च होता है। इस सेगमेंट को आप सोशल जस्टिस, सोसाइटी, GS पेपर 3 में, आप इकोनॉमिक्स में जब सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी आती है बेरोजगारी दर को लेकर के या GDP को लेकर के या एजुकेशन पॉलिसी आती है, वहाँ पर आप यहाँ के दिए हुए डाटों की आप बात कर सकते हैं। और इस लिहाज से यह पेपर GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 तथा GS पेपर 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा PLFS 2025 है, इसमें क्या कहता है कि 18 से कितनी एज है, 18 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर लगभग 48% है। वहीं पर तृतीय शिक्षित की बात करूं, यानी कि वो लड़के जो या तो डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक स्तर पर हैं, उनकी बेरोजगारी दर लगभग बढ़ करके 29.8% हो गई है। एक उपाय के रूप में बेरोजगारी केवल उन लोगों को पकड़ती है जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, यह श्रम से बल से बाहर के लोगों को बाहर करता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनसे काम की तलाश बंद है, या समूह में युवा महिलाएं। अगर हम बात करते हैं कि WLF की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो 15 से 29 वर्ष की जो लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, उनमें बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि ये लोग शिक्षित तो हो गई हैं किंतु अब इन्हें उनकी मनचाहा रोजगार नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तृतीय शिक्षित वर्ग में लगभग
40.1% यानी 9.8% युवा ऐसे हैं जो ना तो शिक्षा से जुड़े ना प्रशिक्षण से जुड़े। आगे बात करते हैं कि बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं के नौकरी से बाहर रहने की एक बड़ी समस्या का सबसे बड़ा साफ हिस्सा है। जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए इंतज़ार करना बहुत लंबा पड़ रहा है। इसकी समस्याएं, अच्छा, इतनी बेरोजगारी बढ़ने के जो कारण हैं, कारण क्या हैं? पेपर, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे नीट पेपर लीक हो, यूपी पीसीएस पेपर लीक हो, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर लीक हो, भर्ती में देरी होती जा रही है, रिजल्ट देरी में आ रहे हैं, तथा भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बहस, नौकरी ढूंढने वाले युवाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी एक सोच यह फिर से सवाल समाज में ला रहा है कि बेरोजगारी दर केवल अकेले लोगों तक है या यह बेरोजगारी दर केवल बेरोजगार यानी छात्रों तक है या उसके परिवार तक भी है। क्योंकि एक छात्र जो बाहर किसी दिल्ली है, इलाहाबाद है, बनारस है जैसी जगह पर रह रहा है तो उसे जो खर्चा मुहैया कराने के लिए पीछे पूरा परिवार भी जिम्मेदार होता है। तो एक विद्यार्थी के बेरोजगारी के पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है, जिससे यह समस्या केवल शारीरिक ही नहीं, केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी अपंगता की स्थिति में ला देती है। चाहे हम बात करते हैं अगर कोटा की, तो कोटा में बच्चों के द्वारा लगातार सुसाइड करना हो या फिर लड़कों का बार बार छात्र आंदोलन करना हो, जैसा कि जंतर मंतर में भी देखा गया। युवा बेरोजगार को व्यक्तिगत के बजाय घर के नज़रिए से देखने पर फिर से कुछ सवाल उठते हैं कि बेरोजगारी का अनुभव क्या दिखाता है कि एक बेरोजगार लड़का क्या अनुभव समाज में करता है, क्या अनुभव घर में करता है, क्या अनुभव वह अपने परिवेश में करता है। अगर जब पढ़ा लिखा युवा काम नहीं कर पाता तो परिवारों का क्या होता है, घरों में बेरोजगारी का अनुभव कैसा होता है, यह ना सिर्फ काम ना होने पर निर्भर करता बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि काम की तलाश कितने समय तक चलती है और परिवार के पास इसे रखने के लिए क्या क्या साधन है। अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल घर में जो शिक्षा पर निवेश किया जाता है वह है 15.4%। वहीं अगर लड़का हायर एजुकेशन में जाता है तो यह बढ़ करके जैसे टेक्निकल, आईआईटी, नीट जैसे में यह लगभग 29% फैमिली जीडीपी का पहुंच जाता है। वे परिवार जिन्होंने हायर एजुकेशन में इस उम्मीद से इन्वेस्ट किया है कि उन्हें नौकरी पाने और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, हर 5 में से एक परिवार कम से कम एक बेरोजगार है और हायर एजुकेशन में युवाओं का सपोर्ट लगभग 20.8% है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा है। जिससे जिन घरों में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार नहीं है उनकी तुलना में जिन घरों में लड़का बेरोजगार है औसतन हर महीने 1087 रुपये कम खर्च करते हैं और हर सदस्य लगभग 710 रुपया कम खर्च करता है। चलिए हम बात करते हैं बेरोजगारी की एक नए भारत या विकसित भारत की एक नए तस्वीर पर बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो औसतन केवल 1.5% कमाने वाले सदस्य हैं, जबकि जिन घरों में कोई पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार नहीं है उनमें सिर्फ 2 यानी 14.4% के घर में कोई एक्टिव कमाने वाला सदस्य नहीं है। वहीं 39.5% घरों में सिर्फ एक कमाने वाले पर सभी लोग निर्भर हैं और लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि 62.5% किसी के पास रेगुलर सैलरी वाली नौकरी नहीं है, यानी या तो वो दिहाड़ी पे काम करता है या तो वो स्ट्रीट वेंडर्स है या तो वो एमएसएमई के तहत या तो पिज्ज़ा डिलीवरी करता है, किसी बेकरी में काम करता है। इससे केवल शारीरिक या आर्थिक क्षति ही नहीं होती बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है और ये क्या है, घरों पर दबाव और गंभीर हो जाता है। जब लगभग 5 में से 3 लड़का लगभग 58%
टर्सरी एजुकेशन युवा 1 साल से ज़्यादा समय से काम की तलाश कर रहा है, वहीं 10 में से 3 युवा यानी 28.9% 2 साल से ज़्यादा समय से बेरोजगार है। कुछ महीनों में एक बेरोजगार ग्रेजुएट को सपोर्ट करने वाले घरों पर 1 या 2 साल नौकरी तलाश करने वालों की तुलना में अलग अलग दबाव पड़ते हैं और लंबे समय तक बेरोजगारी से बचत कम होती है और खपत को मजबूरी होती है। यहीं पे अगर मैं आप बात करता हूँ इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मान लो कि बेरोजगारी है तो इससे क्या होगा, इससे घर की आय में कमी होगी। घर की आय में कमी होगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में कम खर्चा होगा, जिससे क्या होगा, जिससे मोटापा बढ़ेगा। अल्प पोषण, बौनापन, इससे क्या होगा, इससे हमारे देश का आर्थिक विकास बाधित होगा तो सतत विकास या समावेशी विकास बाधित होगा, जिससे क्या होगा, हम लोग विकसित लक्ष्य 2047 से बाहर हो जाएंगे। वहीं मैं बात करता हूँ इस समय जो बेरोजगारी दर है 1983 से काफ़ी अधिक हो गई है। युवा वयस्क में कौन सी नौकरी स्वीकार करनी है, इस बारे में भी मुश्किल विकल्प है। हालांकि इस समय युवाओं के पास यह विकल्प आ गया है कि नौकरी उसके कैरियर के हिसाब से है या नहीं, उसके एम्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, सिर्फ नौकरी होनी चाहिए, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। एक डेटा साफ तौर पर पैटर्न दिखाता है कि लंबे समय तक नौकरी ढूंढने की क्षमता घर की कमाई की क्षमता से जुड़ी होती है और घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ एक कमाने वाले पर गुजारा कर रहा है या जिसकी रेगुलर सैलरी नहीं है, कमाई शुरू करने का दबाव बहुत जल्दी आने की संभावना है। इसलिए किसी व्यक्ति को बेरोजगारी का समय भी इस बात का एक बड़ा पैमाना है कि परिवार में कितने समय तक इसका इंतज़ार करना होगा। एक परिवार को अपने बेरोजगार युवाओं को तुरंत नौकरी की धकेलना चाहिए और भले इसका मानसिक या काबिलियत कुछ भी हो, सिर्फ उन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी अच्छी हो या बुरी। इसका बेरोजगारी का नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो युवाओं की बेरोजगारी काफ़ी हद तक व्यक्तिगत समस्या माना जाता है, किंतु यह व्यक्तिगत न होकर के अप्रेंटिस, कौशल विकास, नौकरी आदि जैसे प्रोत्साहन सिर्फ अल्प मात्र हैं, जिसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, जिसका सिर्फ ना व्यक्तिगत समस्या पर प्रभाव पड़ता बल्कि इसका वैश्विक और समावेशी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। यह मौजूदा सबूत बताते हैं कि बेरोजगारी के नतीजे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सहारा देने वाले परिवार तक भी फैले हुए हैं और शिक्षा से काम तक के बदले की अवधि भी मायने रखती है, क्योंकि कोई ना कोई उस इंतज़ार का खर्च उठा रहा है। भले ही भर्ती देरी में, लंबे समय तक चयन प्रक्रिया, लंबे समय तक नौकरी की तलाश, कमाने वाले परिवार का एक ही आय पर निर्भर होना तथा बिना नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारी या परिवार की तुलना में बहुत अलग लागतें डालती हैं। रोजगार नीति इस बात पर फिर से गौर करती है कि युवा कितने समय तक बेरोजगार रहते हैं और उस अवधि के दौरान उनका सहारा कैसे परिवार की आर्थिक स्थिति के द्वारा होता है और यह परिवार कैसे उस बच्चे को आगे पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ अगली हमारी जो न्यूज़ है वह दोस्तों FDI से जुड़ी हुई है। चूँकि भारत FDI से जुड़ी हुई है, चूँकि भारत का जो विदेशी व्यापार है वह लगभग 5,000 करोड़ डॉलर का हो गया है, जो FDI महज पिछले कुछ समय में बहुत ही मिनिमम
मिनिमम टाइम में यह हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कोविड-19 के समय क्या समस्या हमारे सामने आई, कि कोविड-19 के समय क्या हुआ, चीन क्या कर रहा था कि जो वे कंपनियां थीं जो बहुत आर्थिक अपंगता की स्थिति में आ गई थी, उन्हें बहुत ही कम दामों पे खरीद रहा था। इसी को लेकर के उन्होंने अपनी भारत सरकार ने अपनी एफडीआई नीति में परिवर्तन किया है। दोस्तों यह सेगमेंट हमारा सीधे तौर पर जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, जहां पर आप विदेशी निवेश पर चर्चा करेंगे। विदेशी निवेश, एफडीआई क्या होती है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, विदेशी पोर्टफोलियो, विदेशी दीर्घकालिक निवेश कौन सा होता है, अल्पकालिक निवेश कौन सा होता है, इससे जुड़ी हुई है। उसने क्या डिसाइड किया कि भारत, पाकिस्तान जैसे जो लैंड लॉक कंट्री हैं, ये लोग सीधे तौर पर भारत में कोई भी कंपनी को निवेश के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते, ना ही निवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भारत सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यह समस्या तब और जटिल हो जाती है जब चीन एक मिनिमम दाम पर भारतीय कंपनियों या विदेशी निवेश में प्रोत्साहित कर रहा था, या भारतीय कंपनियों या आर्थिक रूप से अपंग कंपनियों को खरीद रहा था। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से हम बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं सामने। अच्छा ये देखो, हमारे पास बेरोजगारी के कुछ डाटे हैं, जैसे कुल बेरोजगार 5.4%, शहरी बेरोजगारी की हम बात करें तो 6.7%, ग्रामीण बेरोजगारी 4.8% है, युवा बेरोजगारी की बात करें नीट दर 2025 लगभग 9.2 करोड़ रुपया, ग्रेजुएट 2 करोड़ हैं और लगभग ग्रेजुएट 29 से 40% है। श्रम बाजार में मुख्य चुनौती क्या क्या है, श्रम बाजार की चुनौती क्या है, रचनात्मक बेरोजगारी आ रही है। चूँकि रचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश नहीं किया जा रहा है, भर्ती परीक्षाओं में देरी, 1 वर्ष से अधिक समय लग रहा है, अल्प रोजगार है, पारिवारिक आर्थिक दबाव बहुत अधिक हो रहा है। वहीं हम बात करें तो सरकार इस पे कुछ समाधान भी लेके आई है। जैसे हम बात करते हैं पीएम सेतु, स्किल इंडिया, पीएम इंटर्नशिप स्कीम तथा कौशल प्रशिक्षण आदि के माध्यम से सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। यहाँ हमारे जो एफडीआई को लेकर के विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई है, वह क्या होता है, यह हमारा दीर्घकालिक निवेश होता है। ये क्या होता है कि किसी भी देश की कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में स्थित अपनी कंपनी की एक्टिविटी में कम से कम 10% हिस्सेदारी खरीदता है तथा और महत्वपूर्ण गैर ऋण मौद्रिक स्रोत होता है। अगर हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला ग्रीन फील्ड होता है, दूसरा ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है, विदेशी कंपनी द्वारा किसी देश में पूरी तरह से नए प्लांट ऑफिस प्रोजेक्ट स्थापित करना, पूरी तरह से नए। दूसरा, किसी देश में पहले से चल रही कंपनी की खरीद, शेयर आदि को अधिग्रहण करना। भारत में प्रवेश में एफडीआई प्रवेश के मार्ग क्या हैं, स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। विदेशी स्वचालित मार्ग क्या होता है, विदेशी निवेशक को सरकार या आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, केवल निवेश के बाद ही सूचित करना होता है। वहीं सरकारी निवेश की बात करें, सरकारी मार्ग जो होता है उसमें मंत्रालय या विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य हो जाती है। वहीं एफडीआई और एफपीआई की बात करें, एफडीआई का मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। हिस्सेदारी की बात करते हैं, 10% या उससे अधिक एफडीआई में होती है तो एफपीआई में 10% या उससे कम होती है। यह एफडीआई अब दीर्घकालिक होती है और यह एक स्थिर निवेश होता है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाता है, कृषि अवसंरचना में निवेश किया जाता है तथा सड़क निर्माण, परिवहन आदि में निवेश किया जाता है। जबकि यह एफपीआई अल्पकालिक होती है, क्योंकि यह शेयर मार्केट में, बैंकिंग में आदि क्षेत्रों में निवेश करता है। अगर हम एफडीआई के प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात करते हैं तो कंपनी के प्रबंधक और निर्णयों का पर नियंत्रण मिलता है, जबकि
एफपीआई में ऐसा कोई प्रबंधन नियंत्रण नहीं होता है। प्रवाह की बात करते हैं, पूंजी के साथ औद्योगिक प्रौद्योगिकी ज्ञान आदि का स्थानांतरण किया जाता है, जबकि एफपीआई में केवल वित्तीय पूंजी का ही प्रवाह किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।